नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम ट्रैक पर। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें हम जानेंगे राष्ट्रपति के काम, उनके इलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है, उनके ऊपर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग कैसे लगाया जाता है, और हमारे देश के राष्ट्रपति को कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं जिससे राष्ट्रपति को पावरफुल बनाती है, उनको फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया बनाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज की सेशन को। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको वही पॉइंट्स बताऊंगा जो वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताऊंगा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताना चाहूंगा। आज हम लोग एक नया भाग स्टार्ट कर रहे हैं, यूनियन यानी कि संघ को, जिसमें हम आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 कवर करेंगे, भाग 5 के। ठीक है। हमारे संविधान को, हमारे भारत के प्रशासन को चलाने के लिए 3 बॉडीज काम करती हैं। वो बॉडीज कौन कौन सी हैं? वो 3 बॉडीज हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। कार्यपालिका का क्या काम है? कार्यपालिका का काम है टू अप्लाई द लॉ, विधि को लागू करना। ठीक है। और विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, मेक द लॉ। एंड जुडिशरी का काम है, न्यायपालिका का काम, उस न्याय की समीक्षा करना, रिव्यू करना कि लोग कानून का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सभी बातें क्यों बताई? वो इसलिए बताई क्योंकि आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो है वो कार्यपालिका का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये सभी बातें बताई। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति भारत का। प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कुछ फॉरेन सोर्सेज थे हमारे संविधान में जो कि हम लोगों ने अडॉप्ट किए थे, फॉरेन सोर्सेज हमारे संविधान में ऐड किए थे। वो फॉरेन सोर्सेज में से ही राष्ट्रपति का पद हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट किया था? अडॉप्ट किया था अमेरिका से, यानी कि यूएसए से। ठीक है। पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 52। 52 हमें बताता है राष्ट्रपति के पद के बारे में, पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि हम लोगों ने अमेरिका से अडॉप्ट की है। नेक्स्ट आर्टिकल हमें बताता है पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेस्ट इन द प्रेसिडेंट, मतलब कि कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात है कि बाय लॉ, संविधान के हिसाब से हमारे जो संघ है, हमारी जो यूनियन है, उसका जो मुखिया है, हेड है, वो प्रेसिडेंट है। ठीक है। डिजोर हेड ऑफ यूनियन इज प्रेसिडेंट, विच इज जस्ट लाइक अ ब्रिटिश क्राउन। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, वास्तविक रूप से देखा जाए, डिफेक्टो हेड ऑफ यूनियन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर विच इज जस्ट लाइक अ यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है। डिजोर हेड ऑफ यूनियन कौन है? प्रेसिडेंट। एंड डिफेक्टो हेड ऑफ यूनियन है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो एक टीम बनाई जाती है, एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। उन निर्वाचन मंडल के जो है वोटिंग होती है, उनमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथे नंबर पे आते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। थोड़े दिनों पहले जम्मू एंड कश्मीर नहीं था, लेकिन अब इसमें फेरबदल हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर को भी ऐड कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये सभी के सभी जो है इसमें प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है उसमें हिस्सा लेते हैं, और उनको वोटिंग के बिहाफ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, और ये राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति को पद पर लेके आते हैं। ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो हमारे देश में हुआ था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, वो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, इनमें कुछ एंग्लो इंडियंस भी होते हैं, जिनकी नियुक्ति हर राज्य की विधानसभा में एक एक एंगो इंडियंस की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। लेकिन इन एंग्लो इंडियंस को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करे। ठीक है। इसलिए
इनमें 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। अगला आर्टिकल करते हैं, आर्टिकल 55, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कौन से सोर्स से ली थी हमने, मतलब कि ये हमने आयरलैंड से अडॉप्ट करी थी। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे जो पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन सभी वीडियोस को आप लोग जाके देख लीजिएगा। और अभी तक यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड में रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर मिल जाए, क्योंकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए करते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल को, आर्टिकल 56। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 56, जो हमें बताता है राष्ट्रपति के टर्म के बारे में, राष्ट्रपति की अवधि के बारे में। ठीक है, उनके कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, 5 साल। इंपॉर्टेंट है ये, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, 5 साल। ठीक है, और राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर, अपना त्याग पत्र किसने देता है, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र सौंपता है। ठीक है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 57, प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 57 में दिया गया है। ठीक, और फ्रेंड्स एक बात और है कि इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी बारी प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, यूएसए में सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे कि अब बराक ओबामा थे, वो 2 बार ही बन चुके थे, इसलिए उनके बाद में डोनाल्ड ट्रंप आए। ठीक है, आप डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही दो बारी वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उसके बाद में कोई और राष्ट्रपति बनेगा वहाँ पे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, एक राष्ट्रपति कितनी भी बारी राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगला आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 58, जो कि हमें राष्ट्रपति की योग्यताएं बताता है, एलिजिबिलिटी बताता है राष्ट्रपति की। तो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सी क्या कंडीशन है उसके, सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रपति की मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है वो लिटरेट होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए। ठीक है, चौथी कंडीशन कौन सी है, नॉट अटेंड अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए जिसमें उसे वेतन मिलता हो, जिसमें उन्हें वेतन मिलता हो। और पांचवी कंडीशन है एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये पांचों कंडीशन है जो कि एलिजिबिलिटी है किसकी, प्रेसिडेंट की, जो हमें बताती है आर्टिकल 58। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 59, जो हमें बताता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। राष्ट्रपति के कार्यालय की कुछ शर्तें हैं, वो कौन कौन सी शर्तें दी गई हैं हमारे संविधान में। पहली शर्त है प्रेसिडेंट्स ऑफिस शुड ऑलवेज बी इन अ नेशनल कैपिटल और नियर टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति का जो कार्यालय है वो देश की राजधानी में होना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के नजदीक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, वो संसद के किसी भी सदन का, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिड्यूस। हमारे जो देश के प्रधान राष्ट्रपति हैं, उनके वेतन और भत्तों में किसी भी हालत में कोई कटौती नहीं की जा सकती, चाहे कोई भी कंडीशन हो। बाकी जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी जो सैलरीज हैं, उनके जो वेतन और भत्ते हैं, उनमें कटौती की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में कभी भी कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 4 है हमारा गवर्नमेंट हाउस ट्रेवल अलाउंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। ठीक, गवर्नमेंट हाउस कौन से, जिसे हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, पहले हम उसे क्या बोलते थे, वायसरॉय हाउस बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 हमें बताता है राष्ट्रपति की ओथ के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, हमारे देश का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश ही
राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक, यदि उस समय पर, जिस समय पर शपथ ग्रहण हो रहा है, शपथ होनी है राष्ट्रपति की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश में मौजूद नहीं है, तो उस समय पर जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 61, जो कि है इम्पीचमेंट, महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। और फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो महाभियोग शब्द है, इम्पीचमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पे ही लागू होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की अवधि को ही क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं, और किसी पे इम्पीचमेंट नहीं लग सकता। संसद के किसी भी सदन हाउस से राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू कर सकते हैं। जब दोनों सदन 2/3 बहुमत दे देंगे तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। और राष्ट्रपति अपना पक्ष किस पे के पास रख सकता है, अटॉर्नी जनरल के पास रख सकता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के पास रख सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अगला आर्टिकल हमारा आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 हमें बताता है वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी रिफिल्ड विद इन 6 मंथ्स। अब देखिए, हमने राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उन पे इम्पीचमेंट भी लगा दिया। इम्पीचमेंट लगाने के बाद में पद तो खाली होगा। पद खाली होने के बाद में अब हम इसमें संविधान में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 महीने के अंदर अंदर उसको वापस फिल करना होगा। उसके जो पोस्ट है, उनके जो पद को वापसी से 6 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई पोस्ट पे कोई नया प्रेसिडेंट बनाना ही होगा। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है उसके लिए ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति अगर हटता है किसी भी कारण से तो उसको इमीडिएटली फिल करना जरूरी है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे देश के राष्ट्रपति को वो कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं। ठीक है, क्या कौन कौन सी पावर है, सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी कि प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियां में कौन कौन सी हैं, प्रेसिडेंट जो है वो निम्नलिखित गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट करता है, नियुक्ति करता है। कौन कौन से, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की। तीसरे नंबर पे आते हैं स्टेट के जितने भी गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनकी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल जो है वो लॉ लॉ ऑफिसर है। ठीक है, और सॉलिसिटर जनरल जो है वो कौन है, लॉयर। ठीक है, सबसे बड़ा वकील और सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन है, अटॉर्नी जनरल। इनकी भी नियुक्ति जो है वो, इनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद में आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के चेयरमैन की भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कैबिनेट सेक्रेटरी, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमिश्नर, और चेयरमैन ऑफ SC/ST कमीशन। ठीक है, इन सभी के सभी की अपॉइंटमेंट जो है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कई बार एग्जाम में थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट कौन किसके द्वारा की जाती है, तो उसका आंसर क्या था, प्रेसिडेंट। आगे जानेंगे चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटीज कमीशन, इंडियन एम्बेसडर, भारतीय राजदूत की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। हेड ऑफ मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकी भी अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये सभी की सभी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, प्रशासनिक शक्तियां हैं। ठीक है, जिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। अब जानते हैं राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर, विधायिक शक्तियां। विधायिक शक्तियों में हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारे अगला आर्टिकल है, अनुच्छेद है आर्टिकल 79। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, लोकसभा और राज्यसभा में जो भी कानून पारित होता है वो राष्ट्रपति के ही पास जाता है, और बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के कानून नहीं बन सकता। इसलिए राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग माना गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 हमें बताता है कि राष्ट्रपति ही समय समय पर दोनों सदनों को संसद में सत्र के लिए बुलाएगा। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 85 हमें क्या बताता है, राष्ट्रपति ही समय समय पर दोनों सदनों को संसद में सत्र के लिए
बुलाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे हम, ड्यूरेशन बिटवीन टू सेशंस कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। और जो दो सत्र हैं उनके बीच का जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे देश में 3 साल में 3 बारी सत्र बुलाए जाते हैं, 3 बारी सेशन बुलाए जाते हैं। बजट सत्र, पहला है बजट सत्र, ठीक है, जो कि फरवरी से मई के बीच में बुलाया जाता है। दूसरा है मॉनसून सेशन, जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में बुलाया जाता है। और तीसरा है विंटर सेशन, जो नवंबर से दिसंबर के बीच में बुलाया जाता है। अब बात करते हैं हमारे अगले आर्टिकल, आर्टिकल 85, जो कि आर्टिकल 85 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऐड किया गया है, राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट आर्टिकल 85 में कि राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों को संसद में सत्र के लिए बुला सकता है। और आर्टिकल 85 भी हमें क्या बताता है कि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है, ये सभी बातें हैं जो हमें आर्टिकल 85 से पता चलती है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 86। नेक्स्ट आर्टिकल हमें बताता है राष्ट्रपति, स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, राष्ट्रपति की स्पीच के बारे में बताता है, राष्ट्रपति संसद में कब कब अपनी स्पीच देता है। 3 मौके हैं जहां पर संसद में राष्ट्रपति स्पीच देता है, वो कौन कौन से हैं? एक तो है बजट सेशन पे, बजट सेशन में राष्ट्रपति स्पीच देगा, या फिर कोई नई सरकार बनी है उनके फर्स्ट सेशन में राष्ट्रपति स्पीच देगा। तीसरी जो है ज्वाइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक, जब भी राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुलाता है लोकसभा राज्यसभा के, तब राष्ट्रपति अपना स्पीच देता है संसद में। नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं आर्टिकल 108। 108वां अनुच्छेद हमें क्या बताता है? प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कॉल अ जॉइंट सेशन। राष्ट्रपति के पास में वो सभी शक्तियां हैं कि राष्ट्रपति चाहे तो ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, एक संयुक्त सत्र बुला सकता है। ज्वाइंट सेशन किसका होगा? लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स का। तो ज्वाइंट सेशन बुलाया किस लिए जाता है? जब भी कोई कानून जो है वो लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पास नहीं हो रहा, ठीक है, कहीं ना कहीं बीच में अटक जाता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को पास करने के लिए एक ज्वाइंट सेशन बुलाएगा। ठीक है, इस ज्वाइंट सेशन का चेयरमैन किसे बनाया जाता है? चेयरमैन जो होता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। ठीक, जो इस ज्वाइंट सेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्ट जो होती है वो राष्ट्रपति के स्पीच से ही इसकी शुरुआत होती है। अच्छा, अभी हाल ही में क्या हुआ था, मेरे को याद है थोड़े दिन पहले, मतलब नोटबंदी जब हुई थी उस समय पर, ठीक है, जब ज्वाइंट सेशन भी बुलाया गया था, तभी ये बिल पास हुआ था, नोटबंदी वाला। बिल्स कितने तरीके के होते हैं? विधेयक कितने तरीके के होते हैं? पहला है ऑर्डिनरी बिल, यानी कि साधारण विधेयक, जो कि कौन से आर्टिकल के अंडर कवर होता है? आर्टिकल 107। अगला बिल है मनी बिल, जो आर्टिकल 110 110 में आता है। और राष्ट्रपति मनी बिल को भी कभी भी वापस नहीं करता, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तीसरा बिल है फाइनेंस बिल, ठीक, वित्तीय विधेयक, जो आर्टिकल 117 में आता है। चौथा बिल है अमेंडमेंट बिल, संशोधन विधेयक, जो आर्टिकल 368 में आता है। और राष्ट्रपति चाहे तो ऑर्डिनरी, फाइनेंस और अमेंडमेंट बिल को एक बार फिर से रिव्यू के लिए संसद में भेज सकता है, लेकिन अगर बिल दोबारा से संसद में पास हो गया तो राष्ट्रपति को साइन करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अब बात करते हैं मनी बिल की, तो राष्ट्रपति कभी भी मनी बिल को वापस नहीं करेगा, उनका साइन करना मनी बिल पे मैंडेटरी है। ठीक है, मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में पास, मतलब लोकसभा में ही पास होता है। अगली बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में। राष्ट्रपति के पास में कुछ वीटो पावर्स भी हैं। पहली वीटो पावर है एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि आंतरिक वीटो। आंतरिक वीटो क्या कहती है? अगर राष्ट्रपति पहले ही बिल पर साइन करने से मना कर दे, पहली बार में ही, या लौटा देता है, तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। अगली वीटो पावर है सस्पेंसरी वीटो, निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति मनी बिल को छोड़कर किसी भी बिल को एक बार में रिव्यू के लिए संसद में वापस भेज सकता है, संसद को लौटा सकता है। और तीसरी मेन वीटो है पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। राष्ट्रपति चाहे तो मनी बिल को छोड़कर किसी भी बिल को ना तो वो साइन करेगा और ना ही संसद में रिव्यू के लिए लौटाएगा।
वो चुपचाप अपने पास रख सकता है उस बिल को, ठीक है, जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो पॉकेट वीटो का यूज किया था वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे सरदार ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने 1986 में 1986 में इंडियन पोस्ट बिल आया था। इंडियन पोस्ट बिल के ऊपर सरदार ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज किया था। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 हमें बताता है प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर एन ऑर्डिनेंस। ठीक है, जब संसद में कोई भी सत्र नहीं चल रहा है तो अगर और अर्जेंट बेसिस पर हमें किसी कानून की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ठीक है, इस ऑर्डिनेंस बिल पास करने की भी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को दी गई है, जो कि हमें आर्टिकल 123 बताता है। अच्छा, ये ऑर्डिनेंस की जो लिमिट होती है, मैक्सिमम वैलिडिटी है, वो कितने मंथ्स की है? 6 मंथ्स की। 6 महीने बाद में एक सेशन बुलाया जाएगा, एक सत्र बुलाया जाएगा। ठीक है, उस सत्र में उस सेशन को जो लिमिट होती है वो 1.5 महीने की होती है, इसलिए जो टोटल वैलिडिटी है ऑर्डिनेंस की वो 7.5 मंथ्स है, यानी कि 7.5 महीने की वैलिडिटी है ऑर्डिनेंस की। अब बात करते हैं कुछ और इमरजेंसी पावर्स दी गई है राष्ट्रपति को, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां आर्टिकल 352 में अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रपति चाहे तो अगर मतलब राष्ट्रपति चाहे तो एक नेशनल इमरजेंसी की अनाउंसमेंट कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या क्या है? अगर हमारे देश पर किसी बाहरी देश ने अटैक कर दिया है तो राष्ट्रपति चाहे तो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर देश में नेशनल इमरजेंसी की अनाउंस कर सकता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? अगर हमारे ही देश के लोग हमारे देश के प्रशासन से असंतुष्ट होकर रिवोल्ट यानी कि विद्रोह कर दे सरकार के खिलाफ तो राष्ट्रपति चाहे तो नेशनल इमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लगी है हमारे देश में। कब कब? एक बारी जब जब इंडो चाइना वार हुई थी 1962 में, दूसरी बारी 1971 में इंडिया और पाक के इंडो पाक वार के टाइम पे लगी थी, और तीसरी बारी 1975 इंदिरा गांधी की सरकार में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला आर्टिकल हमें बताता है, आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 356, जो कि हमें बताता है प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो है वो किन कंडीशंस पे लगता है? पहली कंडीशन है, अगर किसी भी राज्य में सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है या बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति विधानसभा को भंग करेंगे और वहां की सारी शक्तियां आ जाएंगी किसके पास में? गवर्नर ऑफ स्टेट के पास में, राज्यपाल के पास में। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए उसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। अगली कंडीशन है, अगर किसी भी राज्य के राज्यपाल को ऐसा लगता है कि उस राज्य की सरकार को चलाने में वहां का मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश करके वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। राष्ट्रपति विधानसभा को भंग भी कर सकता है और नहीं भी। अगर भंग नहीं करेगा तो सभा तो वैसे ही बनी रहेगी, लेकिन सारी की सारी सरकार की शक्तियां होंगी किसकी? वहां के राज्यपाल के पास में। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 360। 360 आर्टिकल हमें बताता है प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान। अगर हमारे देश में आर्थिक संकट होता है तो राष्ट्रपति चाहे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की भी घोषणा कर सकता है। उस केस में राष्ट्रपति को छोड़कर भारत के विभिन्न पदाधिकारी के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है। किसी भी सरकार एम्प्लॉय से बिना सैलरी दिए उससे काम भी करवा सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में ये कोरोना वायरस चल रहा है, जिसके चलते हमारे देश की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एक ऐलान किया है कि जितने भी मंत्री हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो सभी की सभी उनकी सैलरीज में कुछ कटौती की गई है। ठीक है, ये लाइव एग्जाम्पल है, लेकिन प्रेसिडेंट के जो सैलरीज हैं उनके अलाउंस है उसमें कोई भी कटौती नहीं की गई है। ठीक है, जो कि हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 360। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हम लोग इस वीडियो के एंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल और रह गया यहाँ पे, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 हमें बताता है पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्तियां के बारे में बताता है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 में। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो कैसी लगी है वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, और शेयर ज़रूर करना यार, आप लोग शेयर नहीं करते। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।